वेलकम टू माय चैनल एसएन कॉमर्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम रिसर्च मैथोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर सैम्पलिंग के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सैम्पलिंग का मीनिंग एंड टाइप ऑफ सैम्पलिंग डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बीच डिफरेंस को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ, मीनिंग ऑफ सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग क्या है? सैंपल लेने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई क्लासरूम है और उसके अंदर 100 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। अब आप उनकी परफॉर्मेंस को एनालिसिस करना चाहते हैं, तो आप उसमें से कुछ स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लो आप 15 स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं, तो 15 क्या हो जाएगा? आपके लिए सैंपल हो जाएगा। तो सैम्पलिंग क्या है? सैंपल लेने की प्रोसेस। तो आइए हम एक बार सैम्पलिंग का मीनिंग देख लेते हैं। सिलेक्टिंग द ग्रुप डेट यू विल एक्चुअली कलेक्ट डेटा फ्रॉम इन योर रिसर्च। वो ग्रुप जिससे आप एक्चुअली में अपनी रिसर्च के लिए डेटा कलेक्ट करेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम सैंपल बोलते हैं, या उस ग्रुप को सिलेक्ट करने की प्रोसेस को हम सैम्पलिंग बोलते हैं। सैम्पलिंग इज अ प्रोसेस। सैम्पलिंग क्या है? एक प्रोसेस है वेयर रिसर्चर टेक ए प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि मान लो आपके सामने कोई लार्ज पॉपुलेशन है। अब क्लास में 100 स्टूडेंट आपके लिए पॉपुलेशन हो गए, उसमें से आपने जो 15 स्टूडेंट सेलेक्ट किए वो क्या हो गए? सैंपल हो गए। और उनकी सेलेक्ट करने के प्रोसेस को ही हम सैम्पलिंग बोलते हैं। अगर हम सैम्पलिंग के टाइप की बात करें तो मेन 2 कैटेगरी आप पढ़ते हो, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का आप एक और नाम से जानते हो, रैंडम सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है? सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको कहती हूँ कि आपके सामने 100 स्टूडेंट हैं, इनमें से आपको कोई 20 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं। तो आप किस तरीके से करोगे? मान लो आप जाते हो और किसी भी स्टूडेंट को रैंडमली उठा लेते हो कि भाई आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, हम आपके ऊपर स्टडी करेंगे। तो इसे हम क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। क्योंकि आपने इसके ऊपर कोई भी बेस नहीं लगाया और आपने रैंडमली ही उन स्टूडेंट को सिलेक्ट किया है। इवन जब आप उनको सिलेक्ट कर रहे थे तो आप हर 100 के 100 स्टूडेंट के पास ये चांस था कि वो सैंपल के अंदर आ सकते थे। ठीक है, तो इस टाइप की सैम्पलिंग को हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते हैं। एक बार हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग रेफर्स टू द सिलेक्शन ऑफ अ सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन के अंदर से किसी सैंपल को सिलेक्ट करना क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। When this selection is based on the principle of randomization। इसका कीवर्ड क्या है? रैंडमली सेलेक्ट करना या रैंडमाइजेशन। मतलब आप कोई प्री डिफाइंड बेसिस के ऊपर सैंपल सेलेक्ट नहीं करते। द रैंडम सिलेक्शन और चांस, तो आप रैंडमली या बाई चांस ही सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज मोर कॉम्प्लेक्स, मोर टाइम कंज्यूमिंग एंड यूजली मोर कॉस्टली देन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो इसमें आपका टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही, क्योंकि आपने कोई बेस नहीं रखा, रैंडमली ही आप स्टूडेंट्स को या सैंपल को सिलेक्ट कर रहे हैं, और इसको हम रैंडम सैम्पलिंग के नाम से भी जानते हैं। आई होप आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मीनिंग क्लियर होगा। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ये है कि आपने जो पॉपुलेशन है उसके अंदर से रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट कर लिया, इसके किसी क्राइटेरिया के ऊपर आपने सिलेक्शन नहीं किया है। इसे हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते हैं। इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन गेट इक्वल चांस बीइंग सिलेक्टेड इन सैंपल। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर पॉपुलेशन की हर यूनिट को सैंपल के अंदर आने का चांस मिलता है। जैसे कि मान लो जो 100 स्टूडेंट आपके सामने थे, तो 100 के 100 स्टूडेंट को चांस मिलता है कि वो सैंपल में आ सकते हैं। उनमें से कोई भी सैंपल के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट आपको जो मेन कैटेगरी सैम्पलिंग की है वो है आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी एक तरीका ही है सैंपल सिलेक्ट करने का। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज ए मेथड ऑफ सिलेक्टिंग यूनिट्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन यूजिंग अ सब्जेक्टिव नॉन रैंडम मेथड। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं? अपने ओपिनियन के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने जजमेंट के हिसाब से सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको किन्हीं 20 स्टूडेंट का डेटा चाहिए, तो आप पहले एक क्राइटेरिया लगा देते हो कि सैंपल के अंदर हम उन्हीं स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे जिनके मार्क्स 60% से अबव हैं।
अब बाकी स्टूडेंट जिनके मार्क्स 60% से कम है तो वो ऑलरेडी सैंपल से बाहर हो जाते हैं, मतलब सबको इक्वल चांस सैंपल के अंदर आने का नहीं मिलता। सिंस नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डज नॉट रिक्वायर ए कंप्लीट सर्वे, तो इसके अंदर आपको कंप्लीट सर्वे नहीं करना पड़ता, इसलिए ये आपको फास्ट भी हो जाता है और इजी और इनएक्सपेंसिव भी हो जाता है। यहाँ पर आपको एक बात इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है वो आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज होती है, और जो आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है उसका ज़्यादातर यूज क्वालिटेटिव रिसर्च में होता है। कहाँ पे होता है? क्वालिटेटिव में, क्योंकि हमने पढ़ा था कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, सब्जेक्टिव रिसर्च ही होती है। इससे पहले वाली वीडियो में हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के ऊपर बात कर चुके हैं, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको इन क्लासेस की PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप इन वीडियो के PDF भी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपको आई होप प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी क्लियर होगा, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। प्रोबेबिलिटी में हम बाय चांस रैंडमली सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर हम नॉन रैंडम सब्जेक्टिव बेसिस पर सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, आपने एक बात देखी होगी कि रिसर्च के अंदर मोस्टली जो स्टडी होती है वो सैंपल के ऊपर ही होती है, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना बहुत ही एक्सपेंसिव हो सकता है और इतना टाइम की लिमिटेशंस भी हमारे पास होती हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि फिजिबल ही नहीं हो पाता कि आप पूरी पॉपुलेशन की स्टडी कर पाओ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने घरों में भी सैम्पलिंग का एग्जांपल ले सकते हैं। जब आपकी मम्मी घर में खाना बनाती हैं तो जब वो चावल बनाती हैं, मान लो उनको चेक करना है कि चावल अच्छे से गले हैं या नहीं, तो वो 1-2 चावल उठाती है और चेक कर लेती है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो हर एक चावल को चेक करें, तो ऐसे में तो पूरी पॉपुलेशन ही खत्म हो जाएगी। तो आप मोस्टली सैंपल स्टडी ही करते हैं। इसके बाद हम अपना मेन टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अगर आपको दोनों का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया है तो डिफरेंस भी आपके लिए इजी रहेगा। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो डेफिनेशन तो हम दोनों की पढ़ ही चुके हैं। एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज नोन, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सबका पता होता है, नॉन जीरो चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, मतलब सबके चांस होते हैं कि वो सिलेक्ट हो सकते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर नॉट एवरी मेंबर हैज ए चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, हर मेंबर के पास चांस नहीं होता सिलेक्शन का। मैंने अभी आपको इस एग्जांपल दिया था कि आपने क्राइटेरिया रख दिया कि जिन स्टूडेंट के मार्क्स 60% से अबव हैं आप उनको ही सेलेक्ट करेंगे, तो ऐसे में वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स 60% से कम है उनको सैंपल में आने का मौका नहीं मिलेगा। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग इज नॉट नोन। नेक्स्ट आपका डिफरेंस का बेसिस है सिलेक्शन बेसिस। आप अभी इनका कीवर्ड मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी में रैंडम सिलेक्शन होता है और नॉन प्रोबेबिलिटी में नॉन रैंडम सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट आपका डिफरेंस है टाइप। देखो प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग दोनों अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिस्कस करेंगे। इसी वीडियो का जो पार्ट 2 होगा उसमें हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर अभी डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो रैंडम होती है, सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर एंड सिस्टमैटिक। इन सबको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो जजमेंटल हो सकती है, कन्वीनियंस हो सकती है, कोटा हो सकती है और स्नोबॉल सैम्पलिंग भी हो सकती है। नेक्स्ट आपका डिफरेंस का बेसिस है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कि जो आपका सैंपल आपने लिया है, चाहे वो 10 लोगों का है, 15 का है, 20 का है, 50 का है, वो आपकी पॉपुलेशन को कितना रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स आपका सैंपल ऐसा होना चाहिए जो आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। तो जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है मोर लाइकली टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, इसमें हम कुछ सब्जेक्टिव बेस यूज नहीं करते, तो आपका सैंपल आपकी पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाता है। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी में आपका सैंपल आपकी पॉपुलेशन को उतने अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, लेस लाइकली है ना, कम रिप्रेजेंट कर पाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बायस। बायस का मतलब होता है भेदभाव, सब्जेक्टिव। तो रैंडम आप सैंपल ले रहे हो तो बायस तो कम होगी, तो लेस बायस आपकी प्रोबेबिलिटी के अंदर होगी ड्यू टू रैंडमाइजेशन। आई होप आपको रैंडमाइजेशन का मीनिंग समझ आ गया होगा। जब हम रैंडमली बिना किसी प्री डिफाइंड बेसिस के
सैंपल को सिलेक्ट करते हैं या अपनी पॉपुलेशन से किसी यूनिट को सिलेक्ट करते हैं तो उसे हम रेंडमाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका नॉन प्रोबेबिलिटी आपकी मोर बायस होती है ड्यू टू सब्जेक्टिव सिलेक्शन। सब्जेक्टिव सिलेक्शन की वजह से इसके अंदर बायसनेस ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है जर्नलाइजेबिलिटी। जर्नलाइजेबिलिटी का मीनिंग हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम अपने रिसर्च के रिजल्ट को अपनी पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं तो उसको हम जर्नलाइजेबिलिटी बोलते हैं। अब आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आप सैंपल रैंडमली सिलेक्ट करते हैं तो हायर जर्नलाइज रिजल्ट आपको मिलते हैं, जबकि इसके अंदर आपको लोअर रिजल्ट मिलते हैं, आप उनको सबके ऊपर जर्नलाइज नहीं कर सकते ड्यू टू सब्जेक्टिव नेचर। और ये हमने रिसर्च के अंदर भी पढ़ा था कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है उसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज होता है तो उसके रिजल्ट को हम जर्नलाइज कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हम रिजल्ट को जर्नलाइज उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कॉम्प्लेक्सिटी। मोर कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग। अब आप रेंडमली सेलेक्ट कर रहे हो तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग होगा, और इसमें ऑलरेडी आप कोई बेस लगा दे रहे हो तो कुछ यूनिट तो ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे सैंपल में से, तो ये सिंपल और फास्टर होगा। नेक्स्ट आपका कॉस्ट। अब आपकी रैंडम सैम्पलिंग ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी और नॉन रैंडम सैम्पलिंग लेस एक्सपेंसिव होगी। नेक्स्ट आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अब इसके अंदर आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं क्योंकि आपने सैंपल को रैंडम बेस पर सिलेक्ट किया है, इसके अंदर आप लिमिटेड यूज ही कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है एरर एस्टिमेशन। अब जब आपने सैंपल को रैंडमली सिलेक्ट किया है तो सैम्पलिंग एरर कैन बी एस्टिमेटेड। प्रोबेबिलिटी के अंदर आप सैम्पलिंग एरर को एस्टिमेट कर सकते हैं, जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर सैम्पलिंग एरर कैन नॉट बी रिलायबली एस्टिमेटेड। आप पूरे तरीके से सैम्पलिंग एरर को एस्टिमेट नहीं कर सकते। अब आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है एप्लीकेशन। ठीक है, तो आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहाँ यूज करते हैं? जहाँ आपको जर्नलाइजेबिलिटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। लार्ज स्केल सर्वे में आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज करते हैं, यूज इन लार्ज स्केल सर्वे यूज। और आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहाँ पे यूज करते हैं? यूज इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, पायलट स्टडी, वेयर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज नॉट फिजिबल। जहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आप यूज कर सकें। नेक्स्ट आपका पॉइंट है यूजेज। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी रिसर्च में यूज होती है? क्वांटिटेटिव। या आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट आपसे यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज होती है और जबकि आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर यूज होती है। तो ये आपका डिफरेंस था बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आई होप आपको इन दोनों का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।